मेरी इच्छा है कि दुनिया मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखे जो बदलाव लाने में सक्षम था। भावपूर्ण श्रद्धांजलि एक ऐसी शख्सियत को जिसके जाने का गम दुनिया भर में मनाया जा रहा है। A great son of India. All the values that he stood for. I think he's the first Indian. It was the end of an era for me. Salman Khan expressed his deep sorrow while Ajay Devgan highlighted Tata's legacy. जिसके निधन पे अवलोकन किया जा रहा है कि मानवता का सूर्य अस्त हो गया। आप समझ सकते हैं, ऐसी शख्सियत सदियों में एक ही होती है और उसके जाने से न केवल उसके परिवार पर अपितु पूरे देश पर और विश्व पर गहरा असर पड़ता है। ऐसी ही शख्सियत थे सर रतन टाटा जी, जिन्होंने अपने सिद्धांतों और मूल्यों को सर्वोपरि रखा जो उन्हें विरासत में मिले थे। नमस्ते दोस्तों, रतन टाटा के बारे में ये कहा जाता है कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया या कह दिया तो वो उसको पूरा करते थे। That's why we always hear phrases like टाटा सिर्फ नाम ही काफी है। आज की जनरेशन टाटा ग्रुप को केवल सर रतन टाटा से ही जानती है, लेकिन टाटा ग्रुप का इतिहास 200 साल से भी पुराना है। हम उस पर कभी और बात करेंगे। आज हमारे डिस्कशन के केंद्र में केवल और केवल रतन टाटा ही रहेंगे। टाटा एक ऐसा नाम है जो हम सबको कहीं ना कहीं एक धागे में पिरो देता है। जैसा मैंने आपको गांधी जी वाले वीडियो में बताया था कि उन्होंने नमक को ही क्यों चूज किया अपने आंदोलन के लिए, ऐसे ही टाटा एक ऐसा ग्रुप है जिसने हम सबको एक सूत्र में बांध रखा है। आप अपने आसपास कोई भी चीज उठा लो, चाहे कार हो, होटल्स हो, फ्लाइट्स हो, नमक हो, चाय हो, ज्वेलरी हो या कपड़े हो, लिस्ट बहुत लंबी है। सबने कभी ना कभी टाटा के प्रोडक्ट्स को यूज ही किया होगा। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह केवल पॉलिटिशियन या IAS IPS बन के ही नहीं पूरी होती, बल्कि रतन टाटा बन के भी की जा सकती है। आज हम अपने इस वीडियो में सर रतन टाटा जी के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प और रोचक किस्सों को याद करके उन्हें भावपूर्ण ट्रिब्यूट देने का प्रयास करेंगे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी जोरास्ट्रियन फैमिली में हुआ था। उनकी माता सोनू टाटा और पिता नवल टाटा 1940 के मध्य में अलग हो गए थे जब वो महज 10 साल के थे। Now your parents separated when you were just 7. At that age, was that a traumatic experience? Yes, it was. But we had a close-knit family, and we overcame that. We both my brother and I had a hard time in school. तब से उनका और उनके भाई जिमी का पालन पोषण उनकी दादी नवाज भाई टाटा ने ही किया। जिंदगी बहुत लग्जूरियस थी, लेकिन लेडी नवाज भाई एक बहुत ही जबरदस्त मेट्रियार्क थी। उन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डाले। उनकी दादी बहुत लाड प्यार करती थी, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त भी थी। I was always close to her. She was instrumental in my having her husband's name when I was born, and she was very much a person that I grew up with from as far as I can remember. सर रतन टाटा अपने एक इंटरव्यू में उन लम्हों को याद करते हुए कहते हैं कि हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड थे, जिसकी वजह से हमारे ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। उनकी स्कूली शिक्षा बॉम्बे में ही हुई। बचपन में अपने शाई नेचर और प्रोटेक्टेड फीलिंग की वजह से वो ज्यादा किसी से घुलते मिलते भी नहीं थे। 2009 में अपने ही स्कूल की एक गैदरिंग में उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए अपना एक किस्सा सुनाया। वो कहते हैं, मैं उस समय बहुत ही शर्मिला था और एक चीज जिसको मैं कभी ओवरकम नहीं कर पाया था वो थी पब्लिक स्पीकिंग। स्कूल में पब्लिक स्पीकिंग से वो लोग नहीं डरते थे जो या तो असेंबली प्रेयर्स या फिर डिबेट में भाग लेते थे, और मैं उनमें से एक कभी ना बन सका, और ना ही मैं किसी और को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था। मुझे याद है कि मेरे मैथमेटिक्स टीचर को ऐसा लगता था कि मैं कभी स्कूल पास ही नहीं कर पाऊंगा। अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करके वो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन करने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी US चले गए। वहां अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके उन्होंने लॉस एंजलिस में एक कंपनी में काम भी करना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो वहां खुश थे, तो जवाब में उन्होंने कहा कि वो वहां बहुत खुश थे। I had a good job, exciting job in a city I loved, Los Angeles. अपनी सैलरी में वो खुशी से गुजारा कर रहे थे, और उनसे जब पूछा गया कि वो वापस भारत क्यों आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, एटलीस्ट उस वक्त तो नहीं था। Yes, I had no intention of coming back.
1955 से 1962 तक अमेरिका में बिताए उन वर्षों ने श्री टाटा को बहुत प्रभावित किया। यह कई मायने में उनकी नियति को एक दिशा दे रहा था। उन्होंने देश की यात्रा की और कैलिफोर्निया से मोहित हो गए और वह वेस्ट कोस्ट जीवन शैली लॉस एंजलिस में बसने के लिए तैयार थे। दरअसल रतन टाटा अपनी दादी के बहुत क्लोज थे और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें वापस भारत आना पड़ा और यहां से शुरू होती है रतन टाटा की द ग्रेट सर रतन टाटा तक बनने की कहानी। भारत वापस आने पे उन्हें IBM से जॉब ऑफर था जो JRD टाटा को पसंद नहीं आया। उन्होंने रतन टाटा को कहा कि तुम भारत में रह के IBM में काम नहीं कर सकते। सर रतन टाटा कहते हैं कि वो IBM के ऑफिस में थे जब उनसे JRD टाटा ने उनका रिज्यूमे मांगा। वो आगे कहते हैं कि उनके पास उस वक्त उनका रिज्यूमे नहीं था और उन्होंने वहीं IBM में इलेक्ट्रिक टाइपराइटर से अपना रिज्यूमे टाइप करके JRD को दिया और इस तरह उन्हें 1962 में टाटा ग्रुप में नौकरी मिली। 1962 में सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया एज एन असिस्टेंट और उन्होंने अपने 6 महीने की ट्रेनिंग जमशेदपुर के टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, में पूरी की। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बावजूद इसके कि वो टाटा ग्रुप का एक हिस्सा थे, फिर भी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की जहां से हर एक इंजीनियर करता है, यानी कि शॉप फ्लोर से। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिन वर्कर्स के बीच बिताए, उन्हीं की कैंटीन में खाना खाया और उनके साथ ही उठते और बैठते थे। पहले तो उन्हें यह लगा कि वो जो कर रहे हैं वो समय की बर्बादी है और कुछ नहीं, लेकिन 2-3 साल वहां गुजारे तब जाके जो चीज उन्होंने सीखी वो काफी मददगार साबित हुई। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया जब उनकी दादी का निधन हो गया था तब उन्होंने वापस USA जाने का क्यों नहीं सोचा। वो सक्षम थे, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी, वो जा सकते थे। तो जवाब में उन्होंने कहा कि उनको उसके बाद उसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एक इनर्शिया सा बन गया था इंडिया में रहते रहते और टाटा में काम करते करते। साल 1971 में उन्हें पहली बार मौका मिला अपनी लीडरशिप स्किल्स और इनोवेटिव आइडियाज को दिखाने का और वो ब्रेक थ्रू था उनके डायरेक्टर पद पे नियुक्त होना नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और नेल्को के, जो उस वक्त बुरी स्थिति से गुजर रही थी। रतन टाटा ने अपने 4 साल उस कंपनी को सुधारने में लगाए और आज वो कंपनी वीसेट कनेक्टिविटी, सेटकॉम प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सिस्टम के क्षेत्र में काम करती है। दूसरा ब्रेक थ्रू उन्हें मिला 1991 में जब उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। उस वक्त को याद करते हुए सर रतन टाटा कहते हैं कि वो उस वक्त जर्मनी गए हुए थे बिजनेस के सिलसिले में। वहां से वापस आकर उन्हें पता चला कि JRD हॉस्पिटलाइज है कुछ हार्ट की प्रॉब्लम से। वो बताते हैं कि जब वो JRD से मिलने गए तो JRD ने उनसे हर बार की तरह ही पूछा, कुछ नया है बताने को? रतन सर ने जवाब दिया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। उस पर JRD ने कहा कि उनके पास कुछ है नया बताने को और उन्होंने उन्हें अपने पास बैठाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब टाटा सन्स की चेयरमैनशिप से मुझे स्टेप डाउन कर लेना चाहिए और मैं तुम्हें इसका हकदार बनाता हूं। एज अ चेयरमैन रतन टाटा के लिए टाटा ग्रुप में अपनी जगह बनाना इतना आसान नहीं था। उन्होंने काफी क्रिटिसिज्म का सामना किया, लेकिन वो उससे घबराए नहीं और ना ही उन पे रिएक्ट किया। वो चाहते थे कि एक चेंज को लाया जाए जो टाटा ग्रुप को एक नए मुकाम तक पहुंचा सके। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया क्या वो अपने शुरुआती दिनों का संघर्ष बता सकते हैं जो उन्होंने किए टाटा सन्स का चेयरमैन बनने के बाद टू ब्रिंग कल्चर ऑफ चेंज। सर रतन टाटा जी कहते हैं कि मेरे शुरुआती कुछ साल डेडिकेटेड और कमिटेड थे चेंज लाने के प्रयासों में। वो आगे बताते हैं कि जो बोर्ड उन्हें मिला था उसमें एवरेज एज बोर्ड मेंबर्स की 85 साल थी। कुछ को चलने के लिए सहायता लेनी पड़ती थी और कुछ को तो सुनाई भी ठीक से नहीं देता था और जब वो मीटिंग्स में बैठते थे तब काफी लोग उनमें से सो जाते थे। लेकिन जैसे ही कुछ चेंज लाने की बात होती थी तो वो सब एकाएक अपनी नींद से जाग जाते थे और चेंज लाने का विरोध प्रकट कर देते थे। इस तरह वो कोई चेंज लाने ही नहीं देते थे। बहुत लोगों को शक था कि रतन टाटा इतनी बड़ी कंपनी को संभाल पाएंगे, खासकर क्योंकि उनका स्वभाव शांत और सब्र वाला था जो उनके अग्रेसिव प्रीडिसेसर से बिल्कुल अलग था। एक और प्रमुख कामयाबी थी टाटा नैनो जो 2008 में लॉन्च हुई थी।
उनका सपना था कि एक ऐसी पीपल्स कार बनाने का जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल हो। ये एक बेहद बड़ा इनोवेशन था, लेकिन टाटा नैनो कमर्शियल तौर पे सफल नहीं हो पाई। फिर भी ये प्रोजेक्ट उनकी संवेदना और इनोवेटिव सोच को दर्शाता है। रतन टाटा के करियर में जितनी सफलताएं थी उतनी ही असफलताएं भी थी। टाटा नैनो का सपना जितना बड़ा था, उसका मार्केट फेलियर उतना ही दुखदायक था। नैनो के सेफ्टी इश्यूज और ब्रांडिंग ने उसके फेलियर में एक बड़ी भूमिका निभाई और आखिरकार टाटा मोटर्स को नैनो का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इसी तरह कोरस स्टील का एक्विजिशन भी पहले एक सफलता दिखा, लेकिन बाद में फाइनेंशियली बर्डन बन गया, खासकर 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान। टाटा स्टील को भारी घाटे झेलने पड़े, लेकिन रतन टाटा ने अपने रिजाइलेंस और लॉन्ग टर्म विजन से कंपनी को संभाला और टाटा ग्रुप को इन असफलताओं के बाद भी सफल बनाए रखा। जब रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभाला, उस समय टाटा ग्रुप का रेवेन्यू $5 बिलियन था, जो उनके टेन्योर के अंत तक $100 बिलियन के ऊपर पहुंच गया। टाटा ग्रुप का नेटवर्क 100 से ज्यादा देशों तक फैल गया था, जो रतन टाटा के विजनरी लीडरशिप को दर्शाता है। रतन टाटा का मानना था कि द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। In a world that is changing quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. 1991 से लेकर 2012 तक उन्होंने टाटा ग्रुप को लगभग 21 सालों तक लीड किया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से रिटायर हो गए। 75 साल की रिटायरमेंट एज के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। उनके बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। हालांकि रतन टाटा ने कंपनी के साथ अपना योगदान बंद नहीं किया। उन्होंने टाटा सन्स, टाटा मोटर्स और टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एमिरिटस के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखी। बिजनेस के अलावा रतन टाटा का सबसे बड़ा योगदान उनकी फिलैंथ्रोफी में रहा है। टाटा ट्रस्ट के जरिए उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए बड़े इनिशिएटिव्स लिए। कोविड-19 के दौरान टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट ने 1500 करोड़ रुपए प्लेज किए। इस फंड को मेडिकल फैसिलिटीज, पीपीई किट्स और टेस्टिंग किट्स के लिए यूज किया गया, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम को सपोर्ट किया जा सके। गूगल के साथ मिलकर टाटा ट्रस्ट ने इंटरनेट साथी इनिशिएटिव के तहत रूरल वुमेन को स्मार्टफोन और इंटरनेट की ट्रेनिंग दी, ताकि उनको डिजिटल लिटरेसी मिले और वो अपनी जिंदगी में सुधार ला सकें। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज भी भारत के साइंटिफिक और हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए प्रेरणा है। उन्हें साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय सम्मानों के साथ नवाजा गया। रतन टाटा ने इंटरनेशनल लेवल पर भी कई बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस किए। हार्वर्ड और कॉर्नेल जैसे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए उन्होंने धन दान दिया, जिससे रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। उनके इन्हीं प्रयासों की बदौलत क्वीन एलिजाबेथ II ने 2009 में ऑनरी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया। रतन टाटा की जिंदगी का एक हिस्सा जो लोगों के लिए हमेशा क्यूरियोसिटी का विषय रहा है, वो है उनकी शादी ना करने का फैसला। वो अपनी जिंदगी में 4 बार शादी के करीब आए। एक बार उन्होंने अपना प्यार लॉस एंजलिस में पाया जब वो वहां काम कर रहे थे, लेकिन भारत वापस लौटने और अपनी बीमार दादी का ख्याल रखने की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। उसी दौरान 1962 की इंडो चाइना वॉर भी हुई, जो उनके रिश्ते के और बिगड़ने का एक कारण बनी। रतन टाटा की तबीयत के बारे में कुछ महीनों से चिंता थी। अक्टूबर 2024 में उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में भर्ती किया गया, जब उनका ब्लड प्रेशर अचानक से गिर गया। 2 दिन आईसीयू में रहने के बाद 9 अक्टूबर 2024 को उनका देहांत हो गया। 9 अक्टूबर को रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार शाम को निधन हो गया। Now, Ratan Tata, one of India's biggest internationally recognized business leaders, has died at the age of 86. उनकी डेथ का कारण उनकी एज रिलेटेड हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थी। आज टाटा ग्रुप लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ रखता है और रतन टाटा के पास उसका 1% भी हिस्सा नहीं है, जो ग्रुप उनके फैमिली का नाम बेयर करता है। लेकिन वो फिर भी एक टाइटन थे। 2011 में द इकोनॉमिस्ट उनके बारे में कहता है कि वो भारत के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन थे और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति थे।
रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस सफलता की नहीं, बल्कि समर्पण, विनम्रता और देश के प्रति सेवा की कहानी है। उन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है वो सिर्फ टाटा ग्रुप के ग्लोबल प्रेजेंस तक सीमित नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव और फिलैंथ्रोपी के माध्यम से कई लोगों की जिंदगी बदलने की कहानी है। आज भारत ने अपना वो रत्न खो दिया है। मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि वो उन्हें भारत रत्न से नवाजे और उनकी याद में ऐसे स्मारक बनाए जिससे हम और आगे आने वाली जनरेशन इंस्पायर होती रहे। मैं उम्मीद करता हूं हमारे बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको इंस्पिरेशनल लगा होगा। अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।